नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज हम लोग 9 जुलाई 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को, उन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, एक एक करके सभी को देखेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न आज का। हाल ही में किसे ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल बनाया गया है? इनमें से एक अधिकारी को नियुक्त किया गया, कौन है वो? एन वेणुधर रेड्डी, संजय कोठारी, सुरेश पटेल या वी कौशिक? किसे बनाया गया है? तो आपको बता दें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अ, बहुत ज़्यादा समस्या है अभी थोड़ी सी, और थोड़ा सा समस्या अभी हो सकता है 1-2 दिन और आप लोगों को लेक्चर में मिले। तो फिर भी मेरी कोशिश रहेगी, जैसे ही थोड़ा बहुत भी फिट रहूँगा तो आपको लेक्चर ये मिल जाया करेगा। तो आज हो सकता है मेरे लेक्चर में वो इंटेंसिटी आपको देखने को ना मिले, ठीक है? फिर भी आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एन वेणुधर रेड्डी, जिन्हें क्या बनाया गया है? ऑल इंडिया रेडियो का चेयरमैन बनाया गया है। चेयरमैन कह रहे हैं, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, ठीक है? ये है एन वेणुधर रेड्डी जी, ठीक है? तो देखो, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आकाशवाणी। आप लोग बचपन में जब रेडियो सुनते थे तो जैसे AIR लगाते थे, ऑल इंडिया रेडियो, तो वहाँ पर एक ऐड आता था, ये आकाशवाणी है, अब आप दिल्ली से समाचार सुनेंगे। इस तरह का जो उनका टैग, एक तरह से इंट्रोडक्शन होता था, ठीक है? तो वही है, चाहे AIR बोलो चाहे आकाशवाणी बोलो, बात एक ही है, ठीक है? AIR की अगर हम बात करें तो ये क्या है? एक रेडियो तरंग पर काम करता है, ठीक है? इसके लिए आपको क्या, एक ट्रांजिस्टर खरीदना होता है, उसका एंटीना निकाल देना होता है, और एंटीना के माध्यम से जो तरंगे प्रसारित होती हैं, कौन सी तरंगे प्रसारित होती हैं? रेडियो तरंगे। और उस रेडियो तरंगों को कैच कर कर आप जो है पूरा का पूरा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये पूरा सिस्टम इसका काम करता है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, रेडियो जो तरंगे होती हैं, हमारी वायुमंडल की जो तीसरी लेयर है, जिसका नाम है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये, वायुमंडल की 3 लेयर, कई सारी लेयर्स होती हैं, उसमें तीसरी जो लेयर होती है जिसे बोला जाता है तापमंडल। क्या बोला जाता है? हिंदी में बोलते हैं तापमंडल, इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोस्फेयर, या इसे एक और नाम बोलते हैं आयोनोस्फेयर यानी आयन मंडल। तो चाहे आयन मंडल बोलो चाहे तापमंडल बोलो, ये तीसरी लेयर है। जो भी रेडियो तरंगे छोड़ी जाती कहीं से भी, वो तीसरी मंडल को जाकर वापस आ जाती है। तो जब वापस आ जाती है तो वो अपना एरिया ढूंढती हैं कि उस स्पेक्ट्रम में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट चल रहा है। तो जैसे मान लीजिए 98.3, ठीक है? मान लीजिए 98.3 स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब हर एक तरंग की अपनी बैंडविड्थ होती है, उसका मतलब एक तरह से लंबाई चौड़ाई आप समझ लीजिए, ठीक है? तो जिस बैंडविड्थ पे वो छोड़ा गया है, उस बैंडविड्थ पर अगर कोई रेडियो ऑन किया हुआ होगा तो उस पूरा का पूरा मैसेज आप जो है उसको पढ़ सकते हो, यानी गाना भी सुन सकते हो, न्यूज़ भी सुन सकते हो। तो इस तरह के वो पूरा काम करता है। मैंने रफ फिगर में आपको समझाया है। सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से क्या बन सकता है अगर बात करें, तो वायुमंडल की कौन सी लेयर होगी? आयन मंडल, या जिसे हम ताप मंडल भी कहते हैं, आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। यहाँ से रेडियो तरंगे वापस आ जाती हैं, इसलिए हमें किसी सेटेलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ से जब वापस आ जाती है तो रेडियो कम्युनिकेशन उसी पे काम करता है। तो AIR का भी फार्मूला उसी तरह से था। अब AIR की बात कर दें, इसका उद्देश्य क्या था? भारत के अंदर जो सरकार जो भी फैसले लेती है या उससे जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो भारत के नागरिकों तक पहुंचाया जाए, उसके लिए एक विश्वसनीय, एक क्रेडिबल सोर्स है। इसका गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ था 1936 में, ब्रिटिश सरकार ने किया था, ठीक है? केवल ब्रिटिश कम्युनिकेशन के लिए। आज़ाद होने के बाद हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑल इंडिया रेडियो कब स्थापित हुआ था? 1936 से पूछा जा सकता है, बाकी हेडक्वार्टर वगैरह नहीं पूछा जाएगा। अगर हेडक्वार्टर पूछ भी लिया जाए तो संसद मार्ग दिल्ली है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आज का। हाल ही में वीरभद्र सिंह जी का निधन हो गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? ये अभी इनका डेथ हुआ है, तो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो सही आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश के वो 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चौदह वीरभद्र सिंह जी। ये रजवाड़े राजघराने से आते हैं और वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 6 बार। कांग्रेस से ये चुने जाते थे, तो इनकी फ़ोटो है। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने दुख जाहिर किया। जाहिर सी बात है, प्रोटोकॉल है, वो करना ही पड़ता है। फॉर्मर हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर विदर्भा सिंह वीरभद्र सिंह पासेस हो गए, ठीक है? ये 6 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे, कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के, ठीक है? तो ये पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इंग्लिश में हिंदी में देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है? हिमाचल प्रदेश, अगर आपसे पूछा जाए किन किन राज्यों के साथ या यूनियन टेरिटरीज के साथ बॉर्डर बनाता है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ नॉर्थ में आपको दिख रहा होगा लद्दाख, फिर यहाँ नॉर्थ वेस्ट में आपको दिख रहा होगा जम्मू एंड कश्मीर, फिर आपको साउथ वेस्ट में दिख रहा होगा पंजाब, फिर साउथ में दिख रहा होगा हरियाणा,
और साउथ ईस्ट में आपको दिख रहा होगा उत्तराखंड। तो ये 5 राज्यों या यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जो कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना था, तो आपको पता होना चाहिए ये 1971 में पंजाब राज्य से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, उससे पहले ये पेप्सी हुआ करता था। ठीक है, उसको अलग किया गया था। वो सब छोड़िए क्या क्या हुआ था, आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश कब बना था। तो 1971 में किससे हटाकर इसे बनाया गया था? पंजाब से हटाकर बनाया गया था। अभी इसके प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर जी, बीजेपी से ये चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर अभी कल ही नियुक्त, परसों ही नियुक्त हुए हैं, राजेंद्र अर्लेकर जी। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर जी इसके गवर्नर हैं। कैपिटल है शिमला, बहुत प्यारी जगह है, बहती हवा सा था वो गाना जहाँ पिक्चराइज हुआ था, यानी 3 इडियट्स की बात कर रहे हैं। अब जो अगली चीज़ है वो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क है। देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो पिन वैली और ग्रेट हिमालयन, ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। इसके अलावा खीर गंगा, इंदर किला और सिंबल बाड़ा, ये 3 और भी नेशनल पार्क है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने बोल्ड यहाँ कर दिया, कौन कौन से, पिन वैली और ग्रेट हिमालयन, ये 2 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले नेशनल पार्क है इस राज्य से। इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत स्थल की बात करें तो ये जो ग्रेट हिमालयन है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और यहाँ पर कालका शिमला जो टॉय ट्रेन है, टॉय ट्रेन मतलब जो छोटी ट्रेन होती है, छोटी लाइन पे चलती है पहाड़ों पर, तो वो कालका शिमला भी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो कुल मिला के यहाँ पे 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हालांकि मुख्य रूप से एक ही है, ये कालका शिमला जो टॉय ट्रेन है। एक्चुअल में जो भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो संख्या है उसमें टॉय ट्रेन अलग से एक कैटेगरी ही बनाई गई है, समझ में आ गया। तो टॉय ट्रेन की अलग कैटेगरी है, तो उस अलग कैटेगरी में कालका शिमला भी उसी में आता है। इसके अंदर दार्जिलिंग भी आ जाता है, इसी के अंदर आपका आ जाता है क्या कहते हैं, ऊटी भी आ जाता है। तो कई सारे जो हिल स्टेशन है उनके जो टॉय ट्रेन है उन सबको मिलाकर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है। उस एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक छोटा सा हिस्सा कालका शिमला, ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगर हम पूरी तरह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखेंगे तो कौन सा है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व भी बात करें तो यहाँ पर एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जयमंडल रिजर्व है, उसका नाम है कोल डिजर्ट, जो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश के बारे में बात थी। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आज का। विमेन फुटबॉल एशिया कप 2022 यानी महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन किन 2 शहरों में होगा? ये भारत में होगा। ठीक है, महिला एशिया कप फुटबॉल का, अभी आपको पता है चल रहा होगा कि फुटबॉल की 2 जो सबसे बड़ी प्रतियोगिताएं चल रही हैं, एक चल रही है यूरो कप, ठीक है, यूरो कप चल रही है, और दूसरा चल रहा है कोपा। कोपा में क्या होता है? साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज़ होते हैं, दक्षिण अमेरिकी जो देश होते हैं, उनके बीच ही प्रतियोगिता होती है। और यूरो कप में यूरोप की सभी फुटबॉल खेलने वाली जो टीम होती है उनके बीच प्रतियोगिता होती है। यूरो कप का जो फाइनल है वो किसके किसके बीच खेला जाएगा? वो इंग्लैंड और इटली के बीच खेला जाएगा। और कोपा का जो फाइनल अभी कल खेला जाएगा, कोपा का जो फाइनल है वो अर्जेंटीना, जो मेरी फेवरेट टीम है, और ब्राज़ील के बीच खेला जाएगा। ठीक है, जिनको फुटबॉल का शौक है तो देख सकते हैं, उनके लिए ट्रीट है, बढ़िया है, दोनों ज़बरदस्त टीमें हैं, तो देख सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, हालांकि जब वो संपन्न हो जाएगा तो मैं खुद ही आपको उसको इंक्लूड कर दूंगा क्वेश्चन में। फिलहाल अभी ये दुनिया की जो सबसे बड़ी जो प्रतियोगिता फुटबॉल की अभी चल रही है। तो इसी तरह से महिला फुटबॉल एशिया कप का आयोजन 2022 में होना है। वो पहले किसी और शहर में होना था, हालांकि अब वहाँ से उसे रिशेड्यूल कर दिया गया है। कहाँ पर? मुंबई और पुणे के लिए। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मुंबई और पुणे में प्रस्तावित है कि इन 2 शहरों में होगा। एक्चुअली मुंबई और पुणे के बीच में जो दूरी है लगभग 100-150 किलोमीटर दूरी है। तो कोरोना के चलते खिलाड़ियों के आवागमन और उनके ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी ज़्यादा समस्या होने वाली है। इसीलिए लोकेशन जो है बहुत ही नज़दीक रखा गया है, ताकि 2 स्टेडियमों के बीच में आवागमन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो, बहुत ज़्यादा हौश पौश ना हो, इसलिए मुंबई पुणे रखा गया है। फिलहाल आप न्यूज़ देख सकते हैं, महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का मुंबई और पुणे में आयोजन होगा। पहले ये कहाँ प्रस्तावित था? भुवनेश्वर और अहमदाबाद में। ठीक है, ये इसीलिए मैंने ऑप्शन में भी दिया था। कुछ लोग पुराने जो पढ़े होंगे उनको पता होगा ये भुवनेश्वर और अहमदाबाद में आयोजित होना है, तो वहाँ पर टिक लगा देंगे तो वहाँ फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये वहाँ से शिफ्ट कर, क्योंकि इन दोनों की दूरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लगभग 1.5 से 2,000 किलोमीटर की, 1,500 किलोमीटर की जो दूरी है तय करने में समस्या आएगी, इसीलिए मुंबई और पुणे में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का, कि भारतीय सेना ने अभी हाल ही में एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री को समर्पित किया? मतलब एक फायरिंग रेंज जहाँ से फायरिंग किया जाता है, फायरिंग रेंज का नाम ही रख दिया गया उस महिला के नाम पर। वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। ठीक है, दीपिका, करीना, ऐश्वर्या या विद्या बालन। तो जो लोग मुझे जानते हैं मुझे पता है कि मुझे किस तरह के
एक्टर या एक्ट्रेस पसंद है? यस। जो एक्टिंग करने में बिलीव रखते हैं। विद्या बालन ज़बरदस्त एक्ट्रेस है। इसका मतलब ये नहीं कि तीनों एक्टिंग नहीं करती, इन तीनों भी का भी काम अपने अपने जगह पर ठीक होता है, लेकिन विद्या बालन थोड़ा सा चैलेंजिंग रोल लेना पसंद करती हैं। ये अपनी फिल्म की हीरो, एक तरह से हीरो होते हैं, इनको किसी फिल्म में हीरो की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे परिणीता हो, चाहे भूल भुलैया हो, चाहे पा हो, चाहे द डर्टी पिक्चर हो, चाहे अभी अभी रिसेंटली आई एक मूवी, बहुत ही बेहतरीन मूवी है शेरनी, आप देख सकते हैं। जितने लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनको शेरनी ज़रूर मूवी देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो फॉरेस्ट ऑफिसर के जो चैलेंजेस होते हैं वो उसमें दिखाया गया है, और किस तरह का ड्रामा होता है, पॉलिटिक्स होती है, लोकल पॉलिटिक्स होती है, आदिवासियों के अधिकार कैसे छीने जाते हैं, और कैसे टाइगर्स को रिलोकेट करने में समस्या आती है। सारा कुछ बहुत ही प्यार से दिखाया गया है, इसमें कुछ जानकारी आपको मिलेगी, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिलहाल विद्या बालन के नाम पर एक फायरिंग रेंज स्थापित किया गया, कहाँ पर? कश्मीर के गुलमर्ग में, ठीक है। विद्या बालन फायरिंग रेंज, ये देखिए नाम रख दिया गया है। अब ऐसा प्रश्न ये उठता है कि इंडियन आर्मी ने इनको ये सम्मान क्यों दिया, क्योंकि वही विद्या बालन अपने हस्बैंड के साथ कहाँ गई थी, जो है इंडियन आर्मी को जो है मिलने गई थी, तो वहाँ पर उनका मतलब उनसे मिलने मुलाकात करने गई थी, तो वही ये प्रभावित होकर इनके नाम पर रख दिया गया है, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्पर्श नाम का इनिशिएटिव यानी प्रयास लिया गया है? एक इनिशिएटिव चलाया गया है जिसका नाम है स्पर्श। क्या नाम है? स्पर्श। ये किस मंत्रालय से संबंधित है, या ये किस मंत्रालय ने इसे शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? तो किससे संबंधित है बच्चा? ये सेकंड आंसर होगा इसका, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। स्पर्श ये अभियान क्या है देख लेते हैं। देखो, हिंदी में पढ़ेंगे बहुत कठिन लगेगा, ये देखिए AIR की न्यूज़ है, हिंदी इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में समझा देता हूँ आसान भाषा में। डिफेंस मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स स्पर्श। ये क्या है? एक इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर ऑटोमेशन ऑफ सेक्शन एंड डिस्टर्बेंस ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशन। अब इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा क्या पढ़ लिया। रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श रक्षा पेंशन की मंजूरी और संवितरण के स्वचालन के लिए एकीकृत प्रणाली लागू करी। सीधी सी बात है कि देखो क्या होता है, जो डिफेंस के लोग होते हैं, डिफेंस पर्सनल जो होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं आर्मी मैन या एयरफोर्स, जो भी है, यहाँ डिफेंस की बात हो रही है, ठीक है। एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, उनके जो सैनिक होते हैं या उनके जो कर्मचारी होते हैं, उनको क्या दिया जाता है? पेंशन दिया जाता है। समझ में आया? क्या दिया जाता है? पेंशन दिया जाता है। तो उस पेंशन को क्लेम करने के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई करना पड़ेगा, तो अप्लाई करने के लिए अब बना दिया गया है क्या? स्पर्श। समझ में आया? क्या आप स्पर्श पे अप्लाई करिए, यहीं पे आपका क्लेम सेटल हो जाएगा, यहीं पर आपको डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा। समझ में आया? तो सारा कुछ एक तरह का ये ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सब कुछ मिलाकर एकीकृत सभी तरह का, ठीक है। तो यहीं पर क्या होगा, ये ऑटोमेशन इसलिए कि ये स्वचालित है। स्वचालित का मतलब ये सिस्टम अपने आप जो है आपका इन्फॉर्मेशन ट्रैक करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, ये क्लेम को आपका सेटल भी करेगा, सेटल करने के साथ साथ आपको पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इस तरह का ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ठीक है। तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। डिजिटल इंडिया के कदम को देखते हुए इस तरह के सभी ऑफिस को अब ऑनलाइन मोड पे चलाया जा रहा है, तो जो कि अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि जो साइबर इन्फॉर्मेशन इतना डिजिटल फॉर्म में जो फैलाया जा रहा है, उसकी सिक्योरिटी को भी हमें ध्यान देना होगा। इसके लिए भारत सरकार साइबर सिक्योरिटी पर बहुत काम कर रही है, और इसका नतीजा ये निकला अभी पिछले कुछ दिनों जो साइबर सिक्योरिटी को लेकर ग्लोबल सर्वे हुआ था, उसमें भारत 10th रैंक में है। तो ये अच्छी बात है कि हमारा जो सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग है, हम 10वें रैंक पे है, दुनिया के सबसे मजबूत साइबर सिक्योरिटी वाले देश हैं। अच्छी बात है। फिलहाल ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने बता दी, तो आज ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट डे देखेंगे और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेंगे। अगर आपको कोई समस्या हो वीडियो में, आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर पर भी कंप्लेन या सुझाव जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं। मेरा नंबर अभी आपको मिल जाएगा वीडियो के अंत में। आपको PDF भी मिल जाया करती है, आपको पता है। PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।